हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो या फिर टीआरई 3 का री एग्ज़ाम हो, सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे हमारे इसी चैनल पे जाकर देख लीजिए। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आज का जो हमारा क्लास है ये मैराथन क्लास है। इसमें हम किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर मार्क करते हुए चलेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है तो सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जो है इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ये जो वीडियो है ये आप लोग दानिश सर को जानते होंगे। दानिश सर की जो बुक है, टीचिंग परीक्षा की जो बुक है, उससे बना हुआ ये क्वेश्चन है। उसी के बुक का पीडीएफ है, वहीं इससे आज हम लोग मैराथन के रूप में यूज करने वाले हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कोशिका व कोशिका संरचना विभाजन से संबंधित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन किडनी सेल इज 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, मोर ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 1 पेयर। मानो गुर्दे की बात कर लें, लंग्स की बात कर लें, फेफड़े की बात कर लें, किडनी की बात कर लें, किसी भी चीज़ की बात कर लें, हर जगह मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 1 पेयर होती है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो 1 पेयर होते हैं। बाकी आप सभी को पता है कि टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं। अगर टोटल पूछा जाए तो 46 होता है। लिंग गुणसूत्र 1 होता है और 22 जो होता है, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों महिला व पुरुष में समान होते हैं, लेकिन यही एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है ये लिंग का निर्धारण करता है, जिसमें एक्स फीमेल के लिए, XY मेल के लिए होता है। ठीक, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आज केवल प्रश्नों को देखते हुए जाएंगे। गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है चक्रीय, विस्तृत, लेनियर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। गुणसूत्र पे जो जीन की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, रैखिक होती है, लीनियर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप ऑफ रिलेटेड टू बॉडी इम्यूनिटी, यानी कौन सी वो कोशिका है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। इन ब्रायोफाइटा द स्पोर मदर सेल इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डिप्लॉइड। ब्रायोफाइटा में जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो डिप्लॉइड होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा। आज हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हुए उसका आंसर समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं। अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए जो सेल होती हैं वो ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक, अगला क्वेश्चन है द एंजाइम व्हिच इज मिक्सड विद फूड इन आवर माउथ इज। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो क्या है। पेप्सिन, पेरोक्सीडेज, एमाइलेज, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। भोजन के साथ जो एंजाइम मिलता है उसे एमाइलेज कहते हैं। सलाइवरी एमाइलेज भी इसको कहा जाता है, इसी को टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। थायमिन, कोबालामिन, नियासिन, मोर ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। सही जवाब है कोबालामिन। विटामिन B12 को कोबालामिन कहते हैं। थायमिन B1 है और नियासिन B3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है। एनाटॉमी, मियोसिस, जेनेटिक्स, मोर ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। अनुवांशिक यानी जो जेनेटिक्स शब्द है वो जेनेटिक्स को ही संदर्भित करता है। बहुत सिंपल सा आंसर था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आज हम लोग फटाफट रिवीजन कर रहे हैं तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, फटाफट केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस तरह के अगर और वीडियो आप पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फटाफट रिवीजन वाली और वीडियो आपको करा दी जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, कोशिका विज्ञान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जेनेटिक्स। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशागत का अध्ययन होता है उसी को जेनेटिक्स या अनुवांशिकी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेवेंट पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है जीनोम वॉकिंग, क्रोमोसोम वॉकिंग, जीन मैपिंग, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति, आप किसी चीज़ की स्थिति कहाँ पे ज्ञात करते हैं। अगर आप भारत की स्थिति जानना है कि भारत कहाँ पे है तो पहले वर्ल्ड मैप में उसको देखेंगे कि भारत कहाँ पे है, तभी आप जान पाएंगे कि उसकी स्थिति कहाँ है। इस प्रकार जीन की भी स्थिति जानने के लिए जीन मैपिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टेरेस्ट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड। यानी कि माता पिता के जो लक्षण हैं वो उनके संतति में, उनके बच्चों में पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। म्यूटेशन, हेरिडिटी, जीन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटी कहलाती है। माता पिता के लक्षण बच्चों में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाती है, हेरिडिटी कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा है फोटोसिंथेसिस से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है। तो फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तो प्लांट क्या करता है, कोई कार्य कर रहा है, प्लांट कार्य करने का कार्य कर रहा है, तो ये प्लांट टेक्सोनॉमी ना होकर प्लांट फिजियोलॉजी होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट के द्वारा वर्क किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डिकम्पोजर्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इज या आर। मृत जीवों के अपघटक हैं, मतलब एक है, इनमें से जितना दिया वो हैं, सभी हैं कि इनमें से कोई एक है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी जिसे कवक कहा जाता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी कि एक से अधिक। वायरस, बैक्टीरिया और फंगी सभी मृत जीवों के अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। दलहन, ज्वार, बाजरा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पल्सेस। पल्सेस क्या होती हैं, लेगुमिनस प्लांट होती हैं, लेगुमिनस क्रॉप होती हैं। इनके जड़ों में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसको पूरा करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वर्णक आवश्यक है। लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं उनमें, दलहनी पौधे जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। यहाँ पे पूछा उसको पूरा करने के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। एंथोसाइनिन, लेग हीमोग्लोबिन, फाइकोसाइनिन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन करता है, मतलब ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है, पत्तियों का, हड्डियों का, पक्षियों का, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है। अगर आपको लग रहा हो कि बिना एक्सप्लेनेशन के हम लोग फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको फिर से बता देती हूँ, ये महा मैराथन क्लास है, इसमें केवल हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ये हमारा रिवीजन क्लास है। अगर आप इन सबको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर आपको साइंस के वीडियो मिल जाएंगे, उनसे आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक, निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है। कसकुटा जिसे अमरवेल कहा जाता है, ओरोवंकी या अयज्ञा जिसे कहा जाता है, ड्रॉसेरा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रॉसेरा। ड्रॉसेरा की जगह पे आपको नेफेंथलीज भी दे सकता है, जिसे गटपर्डी कहा जाता है। ड्रॉसेरा हो गया, ये सब दलदली भूमि में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करने के लिए ये पौधे
पत्तियों को अपने अपने पत्तियों के द्वारा जो है वो कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं और उनको ग्रहण करते हैं, अपना पेट भरने के लिए नहीं। ये स्वपोषी होते हैं, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट पतंगों को खाते हैं। ठीक है, तो ड्रोसेरा हो गया, घटपर्णी हो गया जिसे नेफेंथलीज कहा जाता है, ये सब प्लांट्स जो होते हैं ये क्या क्या होते हैं, कैसे प्लांट होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं कीट भक्षी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एज ऑफ अ ट्री कैन बी कैलकुलेटेड बाय। किसी पौधे की उम्र कैसे निकाली जाती है, उम्र की गणना कैसे की जाएगी? शाखाओं की संख्या की गणना से, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, पेड़ की ऊंचाई के माप से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। पौधे में ये जो छल्ले पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं, इसी से पौधे की आयु की गणना की जाती है, इनके एज की गणना की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच फिजिकल प्रोसेस इज द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, मोर ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन ए डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लीची का खाद्य भाग है, मतलब द एडिबल पार्ट ऑफ लीची, एरिल, थैलेमस, सीड कोट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एरिल। लीची का जो खाद्य भाग है उसे एरिल कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर वहीं बात करें आम का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो आम का खाद्य भाग मध्यभित्ति है, नारियल का भ्रूणपोष है और सेब का मांसल पुष्पासन है। ठीक है, लीची न देके अगर आपसे आम का पूछ ले तो आम का मध्यभित्ति, नारियल का भ्रूणपोष, सेब का मांसल पुष्पासन, ये खाने योग्य भाग होता है। लीची का पूछ ले तो लीची का एरिल होता है। अगला क्वेश्चन है द फेनोमेनन ऑफ फोटोपीरियोडिज्म इन प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय। पौधों में प्रदीप्त कलिता की खोज करने वाले हैं गार्नर और एलार्ड, स्टीवर्ड और सैलिसबरी, थीमेन और स्कूप, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्नर एंड एलार्ड ने पौधों में परिदीप्त कलिका की खोज की थी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं, मतलब पत्तियों से पौधे, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, उनके द्वारा पौधे क्या ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नन ऑफ एबव, मोर ऑफ एबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधे स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, पौधे की ये पत्तियां हैं, ये मान लीजिए कोई भी पत्ती आप देखेंगे तो उस पर छोटे 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 छिद्र दिखाई देते हैं जिसे स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। इसी के द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है द पॉलन ग्रेन इन वाटर पॉलिनेशन फ्लावर आर। जल परागरित पुष्पों में परागकण होते हैं हल्के एवं चिकने, चिपचिपे, ड्राई, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्राई यानी कि सूखे। जल परागरित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं? सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं। अगला क्वेश्चन है जड़ों की, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। वाटर इंटर्स फ्रॉम सॉइल इनटू रूट्स हेयर ऑफ प्लांट ड्यू टू, मतलब किसके कारण होता है? पौधों की जड़ों में जो मिट्टी से जल जो पौधे खींचते हैं वो किसके कारण खींचते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, कैपिलरिटी के कारण, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, किसके कारण खींचते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण नहीं होता है, कैपिलरिटी के कारण भी नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से जल को खींचती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि जिंजर इज अ अंडरग्राउंड स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज, क्योंकि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी कि इसमें क्लोरोफिल की कमी भी होती है, इसमें गांठ एवं पर्व भी होते हैं और ये क्या करता है? खाद्य सामग्रियों का भंडारण भी करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दें जितने प्लांट्स जिसमें नोड एंड इंटर नोड पाए जाते हैं वो भूमिगत
तने के अंतर्गत आते हैं, जड़ के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है क्या कहलाता है? कार्पेल, कोरोला, स्टेमन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें से पूछा है प्लांट्स का वो कौन सा भाग है जो फल बनाता है, तो प्लांट्स का कार्पेल फल बनाने का कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? मेडिसिनल प्लांट जिसे हिमालयन यू के नाम से जाना जाता है, वो पूछा है कि भारत में कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और असम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा जो है, ये मेडिसिनल प्लांट जो है, ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी छाल, कांटा, टहनियों और जड़ों से टेक्साल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है, जिसका जो यूज है वो कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम से देखते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ गए हैं। इनका भी हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन और आंसर को देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है, मतलब क्या कहलाती है? स्थानांतरण, जिसे आप ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसपेरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन, पैरासिस्टलिक मूवमेंट, क्रमानुकंचन। तो जो आहार नाल की दीवारें होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवार होती है, वो कुछ इस तरह से मूवमेंट करती है, और इसी के संकुचन और विस्तार, ये जो ऐसे संकुचित हो रही है और फैल रही है, इसी को पूछा है क्या कहा जाता है? तो इसी को पेरिसिस्टेलिक मूवमेंट या फिर क्रमानुकंचन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब ये आहार नाल की दीवारें ऐसे क्रमानुकंचन करती हैं, पेरिसिस्टेलिक मूवमेंट करती हैं, तब भोजन जो है ऊपर से नीचे खसकता हुआ आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंटेन्स द फ्लूइड कॉल्ड इंडोलिम्स। इंडोलिम्स नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? एस्कैरिस में, आँख में, आंतरिक कण में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनल ईयर। आंतरिक कण, आंतरिक कान जो है, इंटरनल ईयर में इंडोलिम्स नामक तरल पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एथिल अल्कोहल इज। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइमेज एंजाइम जो है, ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये जो एंजाइम है, ये किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा यह कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन। रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं इन आरबीसी प्रोडक्शन, इन ब्लड क्लॉटिंग, इन डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो किस में मदद करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त स्कंदन में ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो मदद करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ग्लैंड प्रोवाइडेड बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। वो कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? क्या वो थायराइड है, एड्रिनल है, पैनक्रियाज है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के रूप में कार्य करती है। इसका जो एंडोक्राइन होता है वो 99% एंडोक्राइन होता है, 1% इस ग्रंथि का भाग एक्सोक्राइन के रूप में कार्य करता है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद यानी पदों से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है? इन हाउ मेनी स्टेप्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन एरोबिक रिस्पायरेशन? 1, 6, 3, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 पदों से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे के निस्पंदन इकाई को कहा जाता है? द फिल्ट्रेशन यूनिट इज ह्यूमन किडनी इज कॉल्ड एज। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। मानव गुर्दे के फिल्ट्रेशन यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रैकिकार्डिया द हार्ट रेट बिकम्स। ट्रैकिकार्डिया में हृदय की गति हो जाती है धीमी, सामान्य,
तेज, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तेज। ट्रैकीकार्डिया एक प्रकार की डिजीज़ है, एक प्रकार की बीमारी है जिसमें जो हृदय की धड़कन है वो तेज हो जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है लैक्टेलस कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग्स। निम्नलिखित लैक्टेलस निम्न में से किससे संबंधित होता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सिक्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, फैट एब्जॉर्प्शन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टियल्स जो है ये फैट एब्जॉर्प्शन वसा अवशोषण से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एम्फीबियंस रिस्पायर थ्रो उभयचर सांस लेने में उपयोग करते हैं। फेफड़ा, त्वचा, गिल्स, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उभयचर जो होते हैं ये जब धरती पे रहते हैं तो फेफड़े द्वारा और स्किन द्वारा सांस लेते हैं, जब ये पानी में जाते हैं तो गिल्स से सांस लेते हैं, यानी कि मोर ऑफ एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। उभयचर तीनों का ही यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ स्लाइवा इज टू कन्वर्ट। लार का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण, वसा का विटामिन्स में रूपांतरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च कहा जाता है। ये 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को माल्टोज में चेंज करने का कार्य करता है स्लाइवरी एंजाइम या एमाइलिस स्लाइवरी एमाइलेज, जिसे आप टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन ह्यूमन आइज। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, प्यूपिल पर, आइरिस पर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मानव आँख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार्ट पंप्स ओनली इम्प्योर ब्लड इन केस ऑफ। हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। सार्क में, व्हेल में, छिपकली में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सार्क में। सार्क जो होता है इसमें जो हार्ट होता है वो केवल अशुद्ध ब्लड का ही पंप करता है। सार्क का हृदय 2 कक्षीय होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन इन मैमल्स द डायाफ्राम इज। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो स्तनधारी में जो डायाफ्राम होता है वो आजसेब और चपटा दोनों होता है। जब इंसान सांस को ऊपर खींचता है, ऐसे सांस लेता है, जब सांस भरता है तो ये चपटा हो जाता है, और जब सांस फूलता है, जब सांस छोड़ता है तो ये धनुषाकार हो जाता है, यानी कि नॉर्मल हार्ट बीट में ये दोनों शेप में आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मोर ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है व्हिच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर। मस्तिष्क के कौन से भाग से रक्तचाप का नियंत्रण करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, स्कल, हाइपोथैलेमस, या स्पाइनल कॉर्ड, स्कल, सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला, सेरिवेलम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करने वाला पार्ट है मस्तिष्क का वो पोन्स, मेडुला और सेरिवेलम है। इसके द्वारा ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य है? पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो डेवलपिंग सेक्स ऑर्गन इन मैन ये भी कार्य है, और साथ ही साथ ये सभी अंगों की वृद्धि को भी प्रोत्साहित करती है और कंट्रोलिंग शुगर एंड साल्ट लेवल इन द बॉडी तीनों ही कार्य ये करती है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मोर ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है इन आइज डोनेशन व्हिच पार्ट ऑफ द डोनर आइज इन ट्रांसप्लांट। यानी कि नेत्रदाता में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्रोपित किया जाता है? लेंस, कॉर्निया, होल आइज, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्निया। जब नेत्र का ट्रांसप्लांट होता है तो कॉर्निया को प्रत्रोपित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द ओवरी। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिंब का निर्माण,
फॉर्मेशन ऑफ ओवम, सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का स्राव, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि जो ओवरी होती है इसके द्वारा डिंब का निर्माण भी किया जाता है, सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन भी किया जाता है और एस्ट्रोजन का भी स्राव किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चन ह्यूमन डिजीज एंड ट्रीटमेंट से देखते हैं जो हमारे किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग फटाफट रिवीजन कर रहे हैं बिना एक्सप्लेनेशन को जाने। अगर आप एक्सप्लेनेशन से वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे इसी चैनल पे वीडियो एक्सप्लेनेशन वाले भी मिल जाएंगे, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। आज हमारा महामैराथन क्लास है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं उनका रिविज़न कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, ब्लैक लंग्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद, काले फेफड़े का रोग संबंधित है किसानों से, कोयला खनिकों से, कपड़ा उद्योग श्रमिकों से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लोग कोयला खदान में कार्य कर रहे होते हैं उन्हें ब्लैक लंग्स डिजीज देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी प्रेशर, ब्रेन का वो कौन सा कार्य है जो कौन सा वो पार्ट है जो बॉडी प्रेशर को कंट्रोल करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। स्पाइनल कॉर्ड, स्कल, हाइपोथैलेमस, कॉर्ड, स्कल, सेरिवेरम। अभी हम लोगों ने इसको देखा था कि जो हमारे ब्रेन में पॉन्स, मेडुला और सेरिवेलम वाला पार्ट है, ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, ब्लड चाप जिसे बीपी कहा जाता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा रोग का संबंध है फेफड़े से, कान से, आंखों से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ट्रेकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू, सही जवाब हो जाएगा आइज। ट्रेकोमा जो रोग होता है ये आंखों से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया इज डिजीज इन व्हिच अ पर्सन कैन नॉट सी, जिनको मायोपिया होता है, मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। ऐसे पेशेंट जिनको निकट दृष्टि दोष होता है वह व्यक्ति क्या नहीं देख पाते हैं, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से, पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जिनको मायोपिया होता है वो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट का छोड़ के बाकी सब कुछ दिखाई, मतलब निकट की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष और हाइपरमाइट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, मरकरी, लोहा, कैडमियम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैडमियम के द्वारा इटाई इटाई रोग होता है। बात करें मरकरी की तो इसके द्वारा मिनी माता रोग होता है। आयरन के द्वारा कौन सी, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है वो क्या कहलाता है। पूछा है, द प्रोसेस इन व्हिच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिडक्शन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं, 8, 6, 12, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 8। केचुए में पार्श्व हृदय कितने होते हैं, वो होते हैं 8। लेटरल हार्ट कितने होते हैं, 8। अगर बात करें केचुए में हार्ट की तो केचुए में जो होता है वो 5 जोड़ी हार्ट पाया जाता है, 5 पेयर, यानी कि टोटल 10 हार्ट होते हैं, हृदय होते हैं, जिसमें से जो 8 होते हैं वो लेटरल होते हैं, बाकी 2 जो होते हैं वो डॉर्सल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर देयर इन इंडिया, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। 81,000 स्पीसीज ऑफ फौना एंड 47,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा, या फिर 70,000 स्पीसीज फौना, 50,000 स्पीसीज फ्लोरा, 50,000 स्पीसीज फौना या 40,000 स्पीसीज फ्लोरा। मोर ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतवर्ष में 70,000 स्पीसीज जो होती हैं वो फौना की पाई जाती हैं और 50,000 स्पीसीज फ्लोरा की पाई जाती हैं। ऑप्शन
एक मिनट, ये गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 81,000 स्पीसीज फौना की और 47,000 स्पीसीज जो होती है वो फौना की 81,000 स्पीसीज फौना की और 47,000 स्पीसीज फ्लोरा की पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है जो हमारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, फटाफट से हम उनको भी रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज डिटरमाइंड एज, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन दिया है शब्द प्रति इंच, प्रहार प्रति इंच, बिंदु प्रति इंच, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच, बिंदु प्रति इंच से जो होता है वो प्रिंटर की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कैन इज व्हिच फूड इज पैक्ड आर कोटेड विद टिन नॉट जिंक बिकॉज, यानी कि टिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है, उन पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, ना कि जिंक की। क्यों? ऐसा क्यों होता है? टिन जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, जिंक टिन से महंगा होता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है टिन के अपेक्षा, यानी कि जो जिंक होता है वो टिन की तुलना में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं चढ़ाई जाती है खाने के डिब्बों में। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सन ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ आदित्य एल1 सैटेलाइट इज, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। L1, L2, L3, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वो है L1। ठीक है, इसे लैग्रांज पॉइंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, which of the following photo electric device is best suited for digital application, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोवोल्टाइक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो डायोड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोवोल्टाइक सेल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है, 1 गीगाबाइट 1 GB जिसे आप कहते हैं वो किसके बराबर होता है? 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है। GB आप लोग डाटा को जब यूज करते हैं मोबाइल में डाटा, तो आप लोग देखते होंगे 1 MB खत्म हुआ, 2 MB खत्म हुआ, जब 1024 MB खत्म हो जाता है यानी कि 1 GB डाटा जो है वो खत्म हो जाता है। तो 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं, 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं, 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 टेराबाइट बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, मतलब कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? फ्लोरोसिस, कुष्ठ रोग, निम्योनियोकोकिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। फ्लोरोसिस, लेप्रोसी और निमोनोकोकिस तीनों ही प्रदूषक जनित बीमारी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा मोर ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पर निर्भर करता है? धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का ताप प्रभाव, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज डिपेंड अपॉन या वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गर्म रक्त वाला है? मेढक, मगरमच्छ, मछली, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा गर्म रक्त वाले ब्लडेड जो होते हैं, गर्म मतलब वार्म ब्लडेड जो एनिमल होते हैं वो बर्ड्स होते हैं और मैमल्स होते हैं। तो आपको इसमें से कौन सा बर्ड्स और मैमल दिखाई दे रहा है, आप बताइए हमें। इसका सही जवाब क्या होगा कि वार्म ब्लडेड जितने एनिमल होते हैं वो बर्ड होते हैं और मैमल्स होते हैं। ना तो मेढक बर्ड है, ना मैमल्स है, ये क्या है? एम्फीबियंस है। मगरमच्छ क्या है? रेप्टाइल्स है। फिश क्या है? ये फिश ही है, पिसीज में आता है। तो इसमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं वो बर्ड होते हैं और मैमल होते हैं। इसे आप WBM से याद कर सकते हैं या फिर इसे BMW से भी याद कर सकते हैं। BMW एक गाड़ी आती है ना, BMW, इससे भी याद कर सकते हैं। बर्ड्स और मैमल कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन है ड्राई आइस क्या है? ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस होता है जिसे सूखी बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन 3 के बारे में कुछ तथ्य, मतलब ओजोन 3 के बारे में यहाँ कुछ तथ्य दिए हुए हैं, बताना है कौन सा इसमें से सही है। या उच्च तरंगदैर्घ्य विकिरण को अवशोषित करता है, या वायुमंडल की सबसे स्थिर गैस है, या मीसोस्फीयर में पाया जाता है, मोर ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ एबव। क्यों? क्योंकि जो आपका O3 है जिसे ओजोन कहा जाता है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो उच्च नहीं होती है, लो होती है। वायुमंडल की सबसे स्थिर गैस तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये मीसोस्फीयर में ना पाकर स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि ये समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पॉल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन आर। एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर जिसे जलवाष्प कहा जाता है, सोडियम डाइऑक्साइड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और सोडियम डाइऑक्साइड, ये तीनों ही जो हैं ये अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही साथ इसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड भी अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होता है, ये कैसे अम्ल वर्षा करते हैं, हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट उनको भी देख लीजिए, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए हुए हैं। आज हम लोग मैराथन क्लास कर रहे हैं, इसमें केवल क्वेश्चन और आंसर को फटाफट सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। अगर ये तरीका आप लोग को अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। इसी तरह से आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मैराथन क्लास करा दिए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू फॉर फाइलम इकानोडर्मेटा। फाइलम इकानोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? दे आर टिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ सिलोमिक कैविटी, यानी कि वे टिप्लोब्लास्टिक होते हैं और उनके पास सिलोमिक कैविटी होता है। बिल्कुल सही है, फाइलम इकानोडर्मेटा के जितने एनिमल्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और उनमें सिलोम कैविटी भी पाया जाता है। अगला दिया हुआ है दे हैव अ पेकुलर वाटर ड्राइव ट्यूब सिस्टम, यानी उनके पास एक विशिष्ट जल संचालित नली प्रणाली होती है। ये भी बिल्कुल सही है। ये इकानोडर्मेटा का सबसे स्पेशल फीचर होता है कि उसमें एक स्पेशल वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अगला दिया हुआ है दे आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैराइन एनिमल्स, वे विशेष रूप से स्वतंत्र रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोर ऑफ एबव। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? थायराइड, पिट्यूटरी, अश्रुग्रंथि, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिक्स्ड, यानी कि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों पाया जाता है। अंतःस्रावी जो होती हैं वो थायराइड और पिट्यूटरी अंतःस्रावी है। लैक्रिमल ग्लैंड जिसे अश्रुग्रंथि कहा जाता है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। मिक्स ग्लैंड में अभी हम लोगों ने पेनक्रियाज को पढ़ा था, पेनक्रियाज जो है ये मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आता है। यहाँ से पूछा अंतःस्रावी नहीं है, यानी कि कौन सी बाह्यस्रावी है, तो आपकी जो लैक्रिमल ग्लैंड है, अश्रुग्रंथियाँ हैं, ये बाह्यस्रावी होती हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य और शीर्ष स्रोत क्या है? द मेजर एंड टॉप सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य और शीर्ष स्रोत क्या है? फोटोसिंथेसिस बाय फॉरेस्ट प्लांट, फोटोसिंथेसिस बाय ओशियन प्लांट, फोटोसिंथेसिस बाय ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो सागर होता है, महासागर होता है, ओशियनिक प्लांट जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। समुद्री पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इन्हीं के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन्स। निम्न में से कौन सा प्लांट हार्मोन है? साइटोकाइनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इंसुलिन और एस्ट्रोजन ये ह्यूमन में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन एक प्रकार का प्लांट्स हार्मोन है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन्स है, ये पौधों की जड़ों और टहनियों की कोशिका विभाजन में मदद करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम। वायुमंडल को अपनी अधिकांश ऊर्जा किससे प्राप्त होती है?
लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, सन से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से वायुमंडल को अपनी सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से प्राप्त करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द सोनार टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन, सोनार तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, द लोकेटेड आइसबर्ग यानी कि हिमखंडों का पता लगाने के लिए, द डेप्थ ऑफ आइस समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। क्यों? क्योंकि जो सोनार तकनीक होती है उसका यूज नाविकों के द्वारा किया जाता है। वो सोनार तकनीक के माध्यम से पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाते हैं, हिमखंडों का पता लगाते हैं और समुद्र की गहराई का भी पता लगाते हैं। तो मोर ऑफ एबव यानी कि एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन द फूड चैन द ट्रॉपिक लेवल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट इज, खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे का ट्रॉपिक स्तर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसको हम लोग ईवीएस के क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखें। जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो इसी पर आते हैं, प्रोड्यूसर में आते हैं। ये जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। ये अपने भोजन के लिए कीटों को नहीं खाते हैं। इनके शरीर में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसको पूरा करने के लिए ये कीटों को खाते हैं और ये साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, यानी कि ये उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनका ट्रॉपिक लेवल क्या होगा? उत्पादक में आएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आइज इज कॉज्ड ड्यू टू, मानो आँख की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके कारण होती है? पुतली, कार्निया, सिलेरली मांसपेशियां, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मानो आँख की जो फोकल लंबाई होती है उसमें परिवर्तन जो है वो सिलेरी मांसपेशियों के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अगर इसी तरह फटाफट रिवीजन के माध्यम से आप उसे भी करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना उचित राय दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।